वेलकम स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि लाइट डुअल नेचर को शो करता है, एक वेव और एक पार्टिकल नेचर, जिसमें वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आया था। आज उसी का हम लोग लिमिटेशंस जानने वाले हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी तरफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाया था। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आते हैं हम लोग पहला लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी के बारे में। क्या आप ब्लैक बॉडी जानते हैं? ये मत समझिएगा कि हर वो चीज जो ब्लैक दिखाई दे वो ब्लैक बॉडी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशंस, then it is called as black body. So an ideal body is a perfect absorber or perfect emitter of radiation, and such black body emit and absorb radiations of frequencies which fall on its surface. For example, अगर हम किसी आयरन रॉड को या आयरन बार को अगर हीट करते हैं तो इट बिकम्स रेड एंड देन येलो एंड फाइनली बिगिन टू ग्लो विथ white and then blue light. It means that the radiation emitted go from lower frequency to हायर फ्रीक्वेंसी। ये कलर रेंज के आधार पर हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं। एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो ध्यान देंगे इस लाइन पर कि जैसे जैसे हम लोग आयरन बार को हीट कर रहे हैं तो पहले ये रेड हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फाइनली ये ग्लो कर रहा है वाइट के साथ एंड देन ब्लू लाइट के साथ। इट मीन्स दैट रेडिएशंस एमिटेड गो फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी में हम जा रहे हैं। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल और ग्राफ आपको यहां देखने को मिल रहा है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखोगे जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है ये ब्राइटनेस भी हमारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी है। लाइट जो है, जब हम किसी इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब पर हम डाल रहे हैं तो इस मेटल सरफेस से लगातार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं इन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नोट करेंगे, इन्हें कहा जाता है क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। यहां पर हमने लिख भी रखा है कि द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी एक मिनट, व्हेन लाइट ऑफ, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल, ऑन कीजिए। हाँ ठीक, चलिए कोई बात नहीं है कि हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, बार बार इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। कहां से भाई? मेटल सरफेस से। व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। पहला फैक्ट है कि प्रत्येक मेटल के लिए देखेंगे, फॉर ईच मेटल लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी
देखो बेटा, लाइट आप जैसे ही इस पर मेटल सरफेस पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो गया, तो कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू करते हैं। ऐसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको एक्सप्लेन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होगा, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू होगा, स्टार्ट होगा, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के होता है। तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बट इट इज इंडिपेंडेंट टू द इंटेंसिटी और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यानी ब्राइटनेस कितनी हम बढ़ाएंगे घटाएंगे उससे काइनेटिक एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या यूं कह लो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से ब्राइटनेस का बढ़ना घटना तय नहीं हो सकता है। हाँ, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी यहां से मूव करना शुरू हो जाएंगे। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सर इंटेंसिटी किस बात पर निर्भर करेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ये बात बताएगा तुमको इंटेंसिटी, और उसकी वेलोसिटी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है या फ्रीक्वेंसी के आधार पर पता करते हैं आप करेंगे। मतलब कितना नंबर ऑफ, यहां से देखो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इंटेंसिटी बताएगा, कितनी स्पीड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बताएगा उसका फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन करते हुए यहां पर देखेंगे, समझेंगे जरा कितने आराम से। देखो समझाया गया कि मेटल का सरफेस है जिसमें मौजूद है ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही लाइट या फोटोन्स इस पर इंसिडेंट करता है, लाइट को ही हम फोटोन्स कहते हैं, रिमेंबर ऑलवेज। और जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलना शुरू, राइट। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स की अगर हम बात करें तो दैट मच विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन है। वर्क फंक्शन जिसको हम लिख सकते हैं W नॉट। ये भी बात समझ लें, एनर्जी E जो है वो हो सकता है बेटा W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E जो है ये E बराबर तो एच न्यू आप पढ़े थे, याद होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E बराबर एच न्यू है, और W नॉट जो है वो एच न्यू नॉट के बराबर है। W नॉट किसके बराबर है? एच न्यू नॉट के बराबर है। जस्ट इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं। सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी, यानी h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन्स। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो अभी हम लोग जान लेने वाले हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझें और वहां से अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, आइए इस पर बात करते हैं। एनर्जी जो न तो एमिट होता है न ही एब्जॉर्ब होता है, बल्कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ लाइट के फॉर्म में आता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में आता है। ऐसे छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों क्वांटम, और पूरे पैकेट को मिलाकर कहा जाता है क्वांटा, राइट। दूसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के होता है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, सो E बराबर एच न्यू है, और न्यू बराबर फॉर्मूला पढ़ रखे थे हम C बाय लेमडा, तो बाबू E बराबर हो जाएगा hc बाय लेमडा, जहां H को कहते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और जूल को हम केजी में अगर बदलना चाहें तो इतना केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि 1 जूल बराबर होता है फॉर्मूला 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और सबसे आखिरी बात कि एनर्जी जो भी एमिट या एब्जॉर्ब होगा, जो भी आपका एनर्जी एमिटेड होगा, दैट इज इक्वल टू NH न्यू होगा, होल नंबर क्वांटा के बराबर होगा। सो E बराबर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? NH न्यू
या ई बराबर हो जाएगा एन नॉट एच न्यू। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट एच न्यू, जहां एन नॉट को हम कहेंगे एवोगाड्रोज नंबर। क्योंकि अगर हमको मोल में पूछ देगा तो मोल के लिए भैया ये नंबर बड़ा मस्ट है, एवोगाड्रोज नंबर हमको चाहिए होता है, राइट। तो ये चीज आपके पास एनर्जी ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा दैट इज इक्वल टू एन एच न्यू होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल सा है। पहला पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ इज 0.5 एंगस्ट्रम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी हमको निकालना है बेटा और वेवलेंथ हमको दे रखा है। तो E बराबर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था एच सी बाय लेमडा। एनर्जी E निकालना है, H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 का पावर -34, इतना क्या, तो जूल सेकेंड। C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 0.5, एंगस्ट्रम का मतलब है 10 का पावर -10 मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकेंड से पर सेकेंड गया। अब वैल्यू बच रहा है 6.626 इंटू 3 बाय 0.5 इंटू 10 का पावर देखो -34 प्लस 8, ये ऊपर गया तो +10, जितना भी आएगा उतना जूल इसका आंसर लिख देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगला सवाल, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। आपको हम बता देते हैं ई का वैल्यू आपको दे रखा है 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू 10 का पावर 7 इंटू 1.602 इंटू 10 का पावर -19 जूल हो जाएगा बेटा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.602 इंटू 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। अब हम एनर्जी का वैल्यू हमको पता लग गया है, तो लेमडा निकालना है। अगेन फॉर्मूला ई बराबर हम जानते हैं एच सी बाय लेमडा। तो लेमडा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच सी बाय ई। जस्ट पुट द वैल्यूज, एच का वैल्यू हो गया 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 और बाय एनर्जी की वैल्यू है 1.602। -19 में से 7 गया तो -12 बचेगा। एंड जस्ट सॉल्व इट, योर गेट योर आंसर विद वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो जितना भी आएगा बच्चे उतना मीटर इसका उत्तर लिख देना। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत मतलब एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये सब आप जरूर पढ़िए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखो बेटा मेगा दे दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो डरना नहीं है, एकदम समझ जाना है तुरंत। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब, मेगा मतलब 10 का पावर 6 हो गया। तो 10 इंटू 10 का पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू चेंज कर दो जूल में, तो 1.602 इंटू 10 का पावर -19। अब देखो ये 10 का पावर 7 हो गया, तो 1.602 इंटू -19 में से 7 गया कितना बचेगा, -12 बचेगा। अगेन उतना ही जूल आ गया एनर्जी। अब उसके बाद आपको लेमडा निकालना था, तो लेमडा बराबर एच सी बाई ई पुट कर देना और सॉल्व कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चंस पर आपको खास ख्याल रखना है। दो रेडिएशंस है जिनका वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रम है और 2000 एंगस्ट्रम है, तो उनके रेशियो बताएं एनर्जी के टर्म में। तो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, ई बराबर एच सी बाय लेमडा पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं। यू कैन ट्राई इट, बताइए अगर बन जाता है तो। मैं वेट कर रहा हूं आपका।
हो गया बच्चे? चलिए देखते हैं। तो दो रेडिएशन है जिनका वेवलेंथ यहाँ 6000 एंगस्ट्रॉम होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 2000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए E1 बराबर हो गया एच सी बाय लेमडा वन, और E2 बराबर हो गया एच सी बाय लेमडा टू। अब ये भी बात समझ लीजिए कि लेमडा टू का वैल्यू है जो बड़ा वाला वैल्यू है, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम, और लेमडा वन का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम। तो हमको E1 बाई E2 निकालना है। क्या निकालना है बाबू? E1 बाय E2, यानी एच सी बाय लेमडा वन इंटू ऊपर में हो गया लेमडा टू बाय एच सी, ये और ये गया, तो देयरफॉर E1 बाई E2 बराबर हो जाएगा लेमडा टू बाई लेमडा वन, यानी 6000 बाय 2000, काटे तो 3 बचा, तो देयरफॉर E1 बराबर आ गया 3E2। बहुत अच्छा सवाल है। E1 बराबर कितना आएगा? 3E2 के बराबर आएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक सब समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ज है। 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ज है। तो न्यू का वैल्यू बेटा दिया हुआ है कितना? 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ज, ये न्यू का वैल्यू गिवन है। ओके, अब आप E बराबर फॉर्मूला जानते हैं NH न्यू। ठीक है, सब समझ में आ रहा है। N का वैल्यू दे रखा है 1 मोल, H का वैल्यू आप जानते हैं 6.626 इंटू 10 का पावर कितना, -34 जूल सेकेंड, और इसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो है 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ज, का मतलब पर सेकेंड। तो सेकेंड पर सेकेंड चला गया, तो यानी कि 6.626 इंटू 5 इंटू -34 प्लस 14 करेंगे तो -20 आएगा भैया, इतना जूल। अब इसको सॉल्व कर देना, इतना जूल, इसका आंसर लिख देना, खत्म कहानी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटल इतना है, न्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हिट्स दिस मेटल। देख लो क्वेश्चन को समझ लो। हम लोग क्या फॉर्मूला जान रहे हैं? अगर न्यू नॉट की वैल्यू अपने पास गिवन है तो 7 इंटू 10 का पावर 14 पर सेकेंड है, और काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया था क्वेश्चन, नहीं, काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन से निकालना है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 का पावर कितना, 15 पर सेकेंड। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पढ़े थे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी है बेटा, पढ़ा हुआ है। बस इसी फॉर्मूला में पुट करना, सॉल्व करना, आ जाएगा। ठीक है ना? इसी फॉर्मूला से कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है आपका। और भी क्वेश्चंस हैं, देखते जाइए। एक 100 वॉट का बल्ब है, अच्छा जितना वॉट उतना जूल, याद रखना ये भी बात है बेटा। एनर्जी जो है वो आपको दे रखा है 100 वाट है, मतलब 100 जूल है। ठीक ना? जितना वॉट उतना जूल है। लेमडा का वैल्यू दे रखा है 400 नैनोमीटर है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स n निकालना है आपको। तो E बराबर NH न्यू है, तो n बराबर आप क्या लिख सकते हो बताओ? E बाई एच न्यू लिख सकते हो, पुट कर देना, सॉल्व कर लेना। अच्छा, यहाँ पर न्यू आपको निकालना पड़ेगा पहले, तो न्यू कैसे निकलेगा ये भी समझ लो। तो न्यू बराबर फॉर्मूला है C बाय लेमडा, यानी 3 इंटू 10 का पावर 8, और लेमडा का वैल्यू आपको दे रखा था 400, और नैनोमीटर का मतलब 10 का पावर -9, इतना मीटर पर सेकेंड, और इतना मीटर है, से ये कट गया। 400 का मतलब है कितना लिख पाएंगे हम लोग?
10 का पावर 2 है ये, है ना, 10 का पावर 2, तो 10 का पावर -7 हो जाएगा, तो 10 का पावर 8 अब +7 कर देना होगा, यानी 3/4 इंटू 10 का पावर कितना बाबू, 15 पर सेकेंड आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करिए, एन निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपसे बनवा रहे हैं। ये सब प्रैक्टिस का बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं तो आप कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे अच्छे से, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये थोड़ी ना है कि हम सिर्फ बोर्ड लेवल को हम लोग पढ़ करके और बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं, हम लोग को कंपटीशन अगर बनाना है, कंपटीशन अच्छा करना है, तो अभी हम वैसे भी एक तरह से समझो तो ऐसे क्वेश्चंस बना करके आपको कंपटीशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग इन सब टॉपिक से हट करके, आज का नया टॉपिक चलेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल एकदम अलग था, रदरफोर्ड के मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम स्पाइरल पाथ की तरह दिखता है, जबकि नील बोर ने कहा बिल्कुल गलत बात है, एटॉमिक मॉडल जो होता है वो एक स्फेयर की तरह होगा, जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। ऐसे सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, इसीलिए उसे हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, और इन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। मेरा कहना नहीं है ऐसा, नील बोर भाई साहब ऐसा कह के गए हैं आपको। आइए कुछ पोस्टुलेट्स समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पहला पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। इन सर्कुलर पाथ को हम क्या नाम से जानते हैं बेटा, ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स which are associated with definite energy या fixed value of energy। ऐसे एनर्जी लेवल, इन्हें हम कहते हैं एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी स्टेट्स। और जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं इसको के एल एम एन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू क्या, nh/2π। mvr इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, nh/2π। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी इलेक्ट्रॉन तब तक उस ऑर्बिट में रहेगा जब तक बाहरी कोई एनर्जी उसमें एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, तो ना तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी बाहर से और न ही एमिट करता है। सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, जब तक वो किसी ऑर्बिट में है तब तक वो एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा और न ही एमिट करेगा। दीज आर द पोस्टुलेट्स। कुछ सक्सेसिव पॉइंट्स थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के। आइए देखते हैं कि ये मॉडल हमको क्या क्या हेल्प किया। सबसे पहला, एटम की स्टेबिलिटी इसने एक्सप्लेन कर दी। क्या एक्सप्लेन कर दी बेटा, एटम की स्टेबिलिटी। इसने यह भी बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चूंकि डेफिनेट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है किसी डिफरेंट या पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी अगर लिखनी हो तो En बराबर फॉर्मूला रखेंगे हम -2π² me⁴ बाय n² इंटू z² भी लिख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के जैसे अब हीलियम है, हीलियम प्लस है, Li2+ है, ऐसा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग जानते हैं इतना और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को इतना पता है। अच्छा, अब En की वैल्यू जो है वो अगर हम लोग देखो जूल पर एटम में निकालेंगे तो En की वैल्यू जो है बेटा, कोई नहीं, शायद पेन हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है इससे, चलिए कोई बात नहीं। तो En बराबर इतना जूल पर एटम है, या En बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, या En बराबर इतना किलो जूल पर मोल लिखा जा रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स जानने के लिए। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर हमको लिखना होगा बेटा तो Rn बराबर n²h²/4π² me² इंटू z लिख सकते हैं, जिसमें Rn की वैल्यू ये भी लिखी जाएगी। ओके, Rn की वैल्यू है n² इंटू ये, फिर एंगस्ट्रम में इतनी वैल्यू है
पिकोमीटर में अगर लिखना हो तो बेटा हम पिकोमीटर में ये वैल्यू लिख सकते हैं, और किसी इलेक्ट्रॉन की अगर वेलोसिटी लिखनी हो तो इतना मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। यहां से भी क्वेश्चन है बच्चों कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा वो H प्लस का यानी हाइड्रोजन प्लस है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस का है। जूल पर एटम में एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था, एक बार वापस आते हैं। तो जूल पर एटम में जो एनर्जी लिखी गई थी वो इतनी थी, कितनी थी? -2.18 इंटू 10 का पावर -19 बाई एन स्क्वायर। यहाँ एन स्क्वायर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। जेड क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर है। और ये कूलम है, सी फॉर कूलम है। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप आराम से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला केस, अगर मान लो H प्लस आयन का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? H प्लस आयन का। तो En बराबर फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े, -2.18 इंटू 10 का पावर -18 बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इतना जूल पर एटम। अब H प्लस है, मतलब कि यहाँ H ही रहना चाहिए, H प्लस तो नहीं रहेगा, सिर्फ H होगा। ओके, H प्लस तो कोई चीज हो ही नहीं सकता, गलती से लिखा गया है, तो H होगा सिर्फ। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी होगी बताइए? -2.18 इंटू 10 का पावर। देख लो बेटा, n का वैल्यू कितना बोल दिया है? फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n के जगह पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे और z के जगह पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी यह वैल्यू होगी -2.18 इंटू 10 का पावर -18, इतना क्या बेटा? जूल पर एटम आएगा। फिर सिमिलरली दूसरा केस आपको उसी तरह से निकाल लेना है हीलियम प्लस का। हीलियम प्लस में भी इलेक्ट्रॉन का नंबर एक ही होगा, तो हमको उससे कोई लेने देना नहीं है, हमें मतलब होगा जेड से और एन से। एन की वैल्यू अगेन 1 है, लेकिन जेड की वैल्यू हीलियम के लिए हो जाएगी 2, तो पुट कर देंगे बेटा, तो -2.18 इंटू 10 का पावर -18 बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये 4 2 जा 8 और 18 4 जा 72 हो जाएगा। 8.72 इंटू 10 का पावर -18 जूल पर एटम लिख पाएंगे। बोलो आ रहा है समझ में? उसी तरह से आपको Li2 प्लस का निकालना है, कितना होगा वो आप निकालोगे। ठीक है, बहुत आराम से समझ में आने वाला चीज काम हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। सिमिलरली कैलकुलेट द रेडियस पूछ दिया है ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। तो ऑर्बिट का रेडियस जो है हम लोग पिकोमीटर और एंगस्ट्रम दोनों में ही हम लोग पढ़े हैं, ये है ना। नैनोमीटर में भी निकाल सकते हैं, वॉट एवर इट विल बी, हम लोग इसमें सब कर सकते हैं। तो अगर हमको रेडियस पूछ रहा है तो हम लोग मोस्टली पिकोमीटर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, पिकोमीटर वाली वैल्यू में सॉल्व करेंगे। तो एन स्क्वायर बाय जेड होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, आर एन बराबर होता है एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 52.9 पिकोमीटर। अब n मतलब अपने पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 स्क्वायर बाय, अब हीलियम का है तो बाय 2 कर दिया, है ना, इंटू कितना बेटा? 52.9, तो यानी 1/2 इंटू 52.9 पिकोमीटर। जितना भी आएगा सॉल्व कर देना। ये सबसे पहला केस निकला किसका पता है? हीलियम प्लस आयन का। उसी तरह फिर किसका निकाल लेंगे हम लोग? Li2 प्लस आयन का। बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, जूल पर मोल में निकालना है। किस में निकालना है? जूल पर मोल में निकालना है। और जूल पर मोल वाली वैल्यू जो है वो कितनी होती है? तो जूल पर, किलो जूल पर मोल में हम जानते हैं -1312 बाय एन स्क्वायर। ये वाला वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा -1312 वाला। समझ गए ना? इस वाले वैल्यू को पुट करके सॉल्व जरूर करना बच्चे। अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मुझे बताना, हम आपको फिर बता देंगे उसमें, उस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एन की वैल्यू वहां 3 लेनी है, थर्ड ऑर्बिट में है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो अभी अभी आपने Vn बराबर पढ़ा था 2.18 इंटू 10 का पावर 6 या 2.19 इंटू 10 का पावर 6, जो भी आप लिख सकते हो, दोनों वैल्यू सेम है। तो मान लो हम Vn बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या? 2.19 इंटू 10 का पावर 6 बाय n लिख पाएंगे, और
इंटू जेड हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। तो 2.19 इंटू 10⁶, और n का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, देखो फिर से क्वेश्चन में बोल रहा था कौन सा ऑर्बिट में, फर्स्ट, और z की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 19 2 जा 38 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट निकालना है, ये क्वेश्चन आपका है, होमवर्क में आप बनाएंगे। एक हम बना दे रहे हैं सबका, दूसरा आपको बनाना है। अब आइए लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया बिहेवियर ऑफ एटम और आयन के बारे में, पर उसने एटम की स्टेबिलिटी वगैरह बताई थी, लेकिन कुछ लिमिटेशन थे। लेकिन ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही स्पीसीज के बारे में एक्सप्लेन कर पाया, आज तक और हुआ भी नहीं है। तो नील बोर का ही मॉडल सबसे उपयुक्त मॉडल के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इस मॉडल के द्वारा जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दो बड़े फेमस नेम हैं, जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये कंपटीशन में आता है क्वेश्चन। तो जीमेन इफेक्ट क्या होता है, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन होता है, स्पेक्ट्रल लाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो स्टार्क इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। बोर्स मॉडल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने यह भी नहीं बताया कि कोई भी एटम डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड से करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, कौन, नील बोर ने। तो बच्चों इस तरह से आपका आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे इसके बाद के टॉपिक्स, जहां लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। देन आफ्टर बहुत सारा, जैसे डी ब्रॉगली इक्वेशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुंस रूल, उसके बाद फिर रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में अबव प्रिंसिपल, n+l रूल, हुंस रूल, एंड लास्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारा अगला वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।